Assalamu alaikum. So today I am here and with the new topic, or you can say the extension of the previous. You can also say the extension of the previous topic, which we learned about 2 to 3 days ago. Previously, हमने वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी 1857। एक्चुअली जो मैं अब जो वीडियोस बना रहा हूँ या जो मैं वीडियोस अब आपके पास आएंगी वो बेसिकली एक प्लेलिस्ट में आएंगी और वो प्लेलिस्ट का नाम होगा द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। और ना सिर्फ इंडिपेंडेंस तक की बात है, इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक के जो मुस्लिम मसाइल इसमें वो भी इंक्लूड होगा टू डेट। ठीक है, जो इमरान खान की इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी प्री इंडिपेंडेंस से, यानी 1857 से, कि जब से जो मसले स्टार्ट हुए जिसकी वजह से ये रियलाइज हुआ कि वी नीड ए सेपरेट एंटिटी फॉर द मुस्लिम्स, ये सेपरेट कंट्री, सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम। और फिर हमने हासिल की, क्या जद्दोजहद थी और हासिल करने के बाद क्या मुश्किलें आई, उन मुश्किलों को कैसे ओवरकम किया और अब हम कहाँ खड़े हुए हैं एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो पिछली वीडियो में हमने वार ऑफ इंडिपेंडेंस देखी थी कि उसके अंदर जो उसका मैं अगर थोड़ा सा कंक्लूजन या आपको ज़रा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कह लें या ब्रीफ उस समरी कह लें उस वीडियो की, कि हमने उसमें बताया था कि ब्रिटिश राज से जो है वो हमें छुटकारा चाहिए था उस टाइम पे लोगों को। और उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया था जहाँ पे मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, जिनके दो मेन लोगों के नाम आते हैं। और भी डिफरेंट रेसेस थी या डिफरेंट क्रीड्स थे, यानी कह लें सिख वगैरह भी थे, लेकिन इन दो का मेन काम था। फिर इन्होंने बाकायदा जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर कोशिश करी लड़ने की और उनसे अलग होने की, उनसे छुटकारा हासिल करने की, जो कि इंडिपेंडेंस जब ही कहलाती है। लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई इतना खास हुआ नहीं, क्योंकि वो एक नेशनल मूवमेंट नहीं थी। कुछ खास स्टेट्स थी उसमें शामिल और कुछ खास प्रोमिनेंट फिगर्स थी, पॉलिटिकल फिगर्स, जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया। और कुछ जो है वो उसमें कहते हैं कि कत्ल कर दिए गए और कुछ जो है वो मुल्क से निकाल दिए गए और कुछ जो है वो आखिरकार सरेंडर हो गए। तो लेकिन उससे फिर ये एक चीज़ निकली कि नेशनल मूवमेंट हमें चाहिए होगी अगर हमें इनसे छुटकारा चाहिए। तो ये छुटकारा तो चाहिए था बेसिकली ब्रिटिश राज से। और उस वक्त जो आपस के मामला थे हिंदू और मुसलमानों के, वो इतने ख़राब उस वक्त नहीं थे। वो दोनों मिलकर ब्रिटिश से, तो पहले क्योंकि ब्रिटिश से दोनों ही छुटकारा हासिल करना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि बैक टू डेट कोई 1800 में या 19th सेंचुरी के बिल्कुल अर्ली के अंदर ये मसले मसाइल आते रहे कि हिंदू थोड़े थोड़े मुसलमानों से या मुसलमान हिंदुओं से थोड़े अलहदा होते रहे, लेकिन वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए और इतना ज़्यादा उन्होंने इम्पैक्ट नहीं डाला। लेकिन आफ्टर 1857, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इंडिया को एक्चुअली जो उस वक्त का इंडिया था, जो कि सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है उसको उस वक्त का, तो वो बेसिकली कह लेंगे, कहते हैं एक गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता था पूरी दुनिया में। क्यों गोल्डन स्पैरो? क्योंकि वहाँ पे जो है एक बड़े पैमाने के ऊपर सरखेज ज़मीन थी और काफ़ी सारी रिसोर्सेज थी। तो डिफरेंट इन्वेडर्स कंकरर्स जो है वो वहाँ पर आया करते थे और उस जगह को फतह करते थे और उस जगह के ऊपर अपने अपनी बादशाहत काम करते थे। और फिर आखिरकार फिर कोई और आता था और फिर जो है वो पहले वाला हार जाता था और दूसरा आता था। तो डिफरेंट आते रहे वहाँ पर। और मुख्तलिफ इन्वेडर्स में ज़्यादातर जो इन्वेडर्स थे वो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, जो कि मुख्तलिफ अरब थे, जो तुर्क्स थे, कह लें तुर्क जो होते हैं वो थे, यानी टर्किश जो लोग थे या फिर पर्शियन लोग थे। तो ये सारे मुख्तलिफ दौर में आते रहे और उनके आने की वजह से एक नई ज़बान कायम हुई उस वक्त। वो ज़बान क्या थी? मिक्सचर थी अरेबिक का, पर्शियन का और टर्किश ज़बान का। तो ये जब सारों का मिक्सचर बनी तो इसको कहा गया उर्दू, द लैंग्वेज ऑफ ट्रूप्स, जो कि इसकी ओरिजिनल मीनिंग है उर्दू की अगर बात की जाए कि किनकी, उस वक्त के आने वालों की ज़बान, इन फौजियों की या ट्रूप्स की ज़बान। अच्छा पहले के टाइम के ऊपर क्योंकि ज़्यादातर ये मुस्लिम इन्वेडर्स थे जो भी आए थे अरब से और क्या कहते हैं टर्की से, यानी तुर्क से। उस वक्त तो खैर टर्की इस तरह नहीं था, उस वक्त तो खिलाफत उस्मानिया का भी था और उससे पहले भी। तो जो तुर्क आया करते थे, मैं टर्क पता नहीं क्यों कह रहा हूँ, खैर जो तुर्क आया करते थे
या जो पर्शियन आया करते थे, अरब आया करते थे, वो बेसिकली ज़्यादातर मुसलमान हुआ करते थे। तो जब मुसलमान थे तो वो मुस्लिम इन्वेडर्स की ज़बान भी कहलाने लग गई, जिसको शुरू के ज़मानों में उर्दू के बजाय मुसलमानी कहा गया जाता था। तो खैर ये बैकग्राउंड बताने का मसला ये है कि ये मतलब ये है कि ये जब चला तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये उर्दू इंडिया में पॉपुलर हो गई और बाकायदा ये ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे पर्शियन से रिप्लेस हो गई कोई 1837 में, और फिर हम इसको उर्दू को चलाने लग गए। मैं ये उर्दू को जिक्र करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि 1857 यानी 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो मेन मसला उठा, जहाँ से पता चला कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं है, वो सबसे पहला मसला जो था वो बेसिकली इस जबान का था 1800 में। और उसके बाद भी एक पोयम भी लिखी गई, बाकायदा पोयम लिखी गई थी जो कि हिंदुओं की तरफ से थी, वो थी हिंदी स्क्रिप्ट में। अच्छा मैं बताता चलूँ कि उर्दू की जो स्क्रिप्ट है वो पर्शियन स्क्रिप्ट है। पर्शियन स्क्रिप्ट किस तरीके से, यानी जिस तरीके से उसका लिखने का तरीका है, और वो लैंग्वेज भी मिक्सचर है। लेकिन हिंदी जो है वो बेसिकली संस्कृत वर्ड से आई है और वो देवनागरी स्क्रिप्ट के ऊपर लिखी जाती है, देवनागरी, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1867 में बाकायदा तौर पर हिंदुओं ने एक, समझ लें क्या कहते हैं कि एक प्रोटेस्ट करा और एक बाकायदा हिंदुओं ने फोर्स करा कि उर्दू की ज़बान को हटा दिया जाए। अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि जब तक के 1837 के अंदर जब इसको पर्शियन से रिप्लेस किया गया था, जब कोई अपोजिशन नहीं थी, किसी तरफ से कोई अपोज नहीं किया गया था, ना हिंदू की तरफ से ना किसी और जगह से। क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि सबके दिमाग में ये था कि ओके लैंग्वेज है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आहिस्ते आहिस्ते मुगल एम्पायर्स हटते चले गए और 1857 के बाद ब्रिटिश राज आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म हो गई और मुगल एम्पायर आखिरी जो थे, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, बहादुर शाह जफर, उनको भी जो है वो निकाल दिया गया, उनको रंगून भेज दिया गया अपनी बेगमात के साथ। तो जब ये सब खत्म हो गया तो उस वक्त जो हिंदू थे उस वक्त के, वो इस जबान को एज अ लैंग्वेज ऑफ इन्वेडर देखने लग गए कि हमारी जबान नहीं है, और उस वक्त इसको अपोज करने लग गए कि हमें हिंदी लेकर आनी है। लेकिन चूंकि मुसलमानों को उर्दू बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुसलमानों के ही इन्वेडर्स थे वो, तो मुसलमानों के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि उनकी ज़बान को हटाकर हिंदी लेकर आया जाए। लेकिन हिंदुओं के नज़दीक वो हिंदी चाहा करते थे। तो यहाँ जब वो हिंदी की बात करी गई 1867 के अंदर कि आप हिंदी को जो है एज अ कोर्ट लैंग्वेज बनाएं और उर्दू को जो है वो रिप्लेस कर दें, तो उस वक्त एक और अहम किरदार नज़र आया, और वो किरदार था सर सैयद अहमद खान का, जो कि एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर भी गुजरे हैं अपने टाइम के। 1817 के अंदर मेरे ख्याल में ये पैदा हुए और 1898 तक की इनकी ज़िंदगी चली, और 1800 मतलब कह लें 1898 के अंदर इनका इंतकाल हो गया। लेकिन इनकी जो जर्नी थी वो बाकायदा बहुत ही ज़्यादा उर्दू की तरफ कहते हैं कि डेडिकेटेड थी, और ये उर्दू को बहुत ज़्यादा चाहा करते थे। इनकी मुख्तलिफ बेशतर जो है वो उर्दू की तसानीफ़ थी, जिसके अंदर ये इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी और बहुत सारे आर्टिकल्स भी छापे और इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू के हवाले से। तो उनकी लाइफ समझने ये उर्दू के लिए बहुत अहम थी, और उर्दू को उस इंडिया में रखने का जो मेन काम अगर कहा जाए तो कंट्रीब्यूशन सर सैयद अहमद खान की है। तो पहले क्योंकि उनका भी थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि सर सैयद अहमद खान एक नया किरदार आया है इस स्टोरी के अंदर। तो वो जो थे वो बेसिकली एक फिलोसोफर थे, मतलब वो जो है कहते हैं कि जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, या जो आपके नाना या उनके दादा जो थे, वो बेसिकली जो है वो आपके ब्रिटिशर्स के ज़माने में ही या मुगल एम्पायर के ज़माने में, उससे पहले वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे उनके नाना। और उसके बाद जो है जब ब्रिटिश राज आया तो सर सैयद अहमद खान बजाते खुद जो है वो आपके ब्रिटिश राज की तरफ थे, और ब्रिटिशर्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थे वो, और क्योंकि वो पढ़ते भी बहुत थे और एक एजुकेटेड पर्सन थे जिनका पढ़ाई से भी बहुत गहरा ताल्लुक था। तो ब्रिटिश राज जब ये इंडियन म्यूटिनी जिसको हम कहते हैं या वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, उस वक्त भी वो ब्रिटिशर्स के साथ ही थे और उन्हीं के पास रहा करते थे, यानी उन्हीं की तरफ थे उनका झुकाव। लेकिन जब 1867 में जब हिंदुओं ने बात करी उर्दू को रिप्लेस करने की, तो वो एक उठकर सामने आए और उन्होंने फिर बेशतर आर्टिकल लिखे इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू के ऊपर, और इवन उन्होंने अपने न्यूज़, जो उस वक्त के जो न्यूज़पेपर थे उसके अंदर भी बाकायदा उन्होंने ये बात करी गई, ये चीज़ गलत है। और उर्दू की जो एक इम्पोर्टेंस है, नूरुल अब्सार था उस वक्त का बनारस गैजेट था। मैं बताना चलूँ कि 1867 के अंदर ये जो बात निकली है बनारस में ही निकली, ठीक है।
बनारस में, क्योंकि चूँकि हिंदू वहाँ पे ज़्यादा थे, तो उन्होंने वहाँ पे ये बात को पुट अप करा कि हिंदी को आप रिप्लेस कर दें, मतलब उर्दू को आप रिप्लेस कर दें, हिंदी लेकर आ जाए। अच्छा, तो लेकिन ये सारी बातें होती रही, और अगर आप उसके बाद कहें तो उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये काम हुआ। उसके बाद बाकायदा आपके सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त के कमिश्नर ऑफ बंगाल थे, शेक्सपियर, मिस्टर शेक्सपियर, उनको बाकायदा एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने ये बताया कि देखें, आज जो है, जब मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक मेरली एक लैंग्वेज का मसला है, लेकिन उनके नज़दीक यानी शेक्सपियर को उन्होंने बताया सैयद अहमद खान ने कि आज तो ये सिर्फ एक लैंग्वेज का मसला है और इतने ज़्यादा हम एक दूसरे से नफरत नहीं है हम दोनों में, हिंदू और मुसलमानों में, लेकिन आने वाले वक्तों में यही लैंग्वेज के मसले से हमें नज़र आ रहा है कि हम एक पेज पर हो गए हैं और वो एक अलग पेज पर हो गए हैं, जिसकी वजह से अब एक नामुमकिन सा लग रहा है कि हमारा एक दूसरे के साथ रहना, और हमें अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि हमें सेपरेट होना पड़ेगा। और ये बाकायदा उन्होंने लिखा शेक्सपियर को, जिसके ऊपर खैर कोई बात नहीं धरी गई। इसी तरीके से फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि बंगाल में जो उस वक्त के गवर्नर थे, तकरीबन सवाल ने 1871 के अंदर बंगाल के एक गवर्नर थे, कैम्पबेल, जो कि वही थे, ब्रिटिशर थे। उन्होंने बाकायदा बंगाल के अंदर हर लेवल के ऊपर हिंदी को प्रमोट करा और उर्दू को उन्होंने बैन कर दिया, जिसकी वजह से एक और हिटेड किस्म की जो है वो चीज़ मुसलमानों से निकलने लग गई कि ये कर रहा है। इसी तरीके से फिर मज़ीद सर सैयद अहमद खान, मैं समझता हूँ कि जब तक कि इनका इंतकाल नहीं हुआ, जब तक कि हमारी यही हिस्ट्री के अंदर उर्दू के हवाले से सैयद अहमद खान की यही बातें चलती रहेंगी और यही मेन कहने का इवेंट्स आते रहेंगे। तो उन्होंने फिर से एक लेटर लिखे डिफरेंट, नवाब मोहसिन उल मुल्क को भी उन्होंने लिखा, जो उस वक्त मतलब कहते हैं कि नवाब मोहसिन उल मुल्क भी एक प्रोमिनेंट फिगर थे, जिनको सर सैयद अहमद खान ने भी एक लेटर लिखा, और उसमें भी उन्होंने बताया है कि अब हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है। वो क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि अगर तो अब ऐसा हो गया है कि अगर मुसलमान जो है वो अपनी उर्दू को नहीं छोड़ेंगे और हिंदू जो हैं वो अपनी हिंदी को नहीं छोड़ेंगे, और आखिरकार फिर यही मसला आएगा कि जब अगर दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे तो आखिर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और फसादात शुरू हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यू चलता रहा। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि क्योंकि ये एजुकेशनल बैकग्राउंड भी था सर सैयद अहमद खान का, तो ये बहुत ज़्यादा चाहते भी थे कि जो है वो हम लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ें, और इनकी बाकायदा अपनी एक साइंटिफिक सोसाइटी थी, साइंटिफिक सोसाइटी गैजेट एक निकाला करते थे ये। तो ये एजुकेशन को प्रमोट किया करते थे। तो ये जब बाहर से आए, इंग्लैंड से आए, और उन्होंने यहाँ पे देखा और सब यहाँ पे भी देखा कि जो एजुकेटेड है उनका बहुत ज़्यादा नाम है, वो ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं चीज़ें, तो इन्होंने बाकायदा एजुकेशनल प्रोग्रेस के लिए एक अपनी एक कहने का कहते हैं सोसाइटी कायम करी। आपकी सोसाइटी जो थी वो बेसिकली एक कहने का कहते हैं कि एक इंडियन मुस्लिम सोसाइटी की टाइप की जो चीज़ बनारस में कायम करी, जो कि आगे जाके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी बना, एमएओ कॉलेज, और जो कि 1921 के अंदर बादशाह जो है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना गया, यानी वही उसकी बेसिस के ऊपर वो बढ़ता गया। तो इन्होंने वो भी बनाया साथ ही साथ सैयद अहमद खान ने, कि ताकि एजुकेशन प्रोग्रेस भी होती रहे। और इसी के साथ जब 1985 में इसके बाद 1885 में सबसे मेन चीज़ जिसका नाम हम पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस में सुनते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आई। ठीक है। अच्छा, जब जैसे ये वजूद में आई तो और ज़्यादा मुसलमानों को ये ख़तरा लाहक हो गया कि ये हिंदुओं की जमात एक बन चुकी है, जो कि अब आगे गवर्नमेंट में हिस्सा लेगी और ये गवर्नमेंट में काम करेगी। तो यहाँ भी सर सैयद अहमद खान ने बाकायदा अपोज करा कि हमें इस जमात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और हमें अपनी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, जो कि हमारे राइट्स को जो है वो ज़्यादा उजागर करे बनिस्बत हिंदुओं की पार्टी में। अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो हम जो है वो छुप जाएंगे और वो मेजोरिटी के अंदर आ जाएंगे। ऐसी ही बात इन्होंने और आगे भी एक स्पीच में करी, जिसमें इनका ये कहना था कि अगर आप कहते हैं कि कल को जब ब्रिटिशर्स छोड़ जाते हैं तो उस वक्त क्या होगा, यानी क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स छोड़ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली हिंदू, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठ के इस हुकूमत को चला सकें। डेफिनेटली किसी को एक को ऊपर आना पड़ेगा और वो ऊपर आके नीचे वाले को दबा देगा, और फिर ऐसी सूरत के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो है वो किसी के अंडर रह सकें, और हम बराबर भी नहीं रह सकते। तो जाहिर सी बात है हमें एक सेपरेट मुल्क चाहिए। यानी ये उर्दू की बात को लेते लेते और जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई तो इसके बाद और क्लियर हो गया मुसलमानों का, क्योंकि उसके बाद फिर एक और चीज़ आई कि आप कह लें 1890 में यूपी के अंदर भी जो है वो बैन हो गई ये उर्दू।
और एक और चीज़ आ गई, क्या कहते हैं कि इसका मतलब कि आहिस्ते आहिस्ते करके दूसरी जगहों पे भी ये बैन हो रही है। बाकायदा डॉक्टर हंटर एक थे आपके जो ब्रिटिशर थे, उनके पास बाकायदा हिंदूज गए और उन्होंने एक फोर्सफुली उनको फोर्स करना चाहा कि किसी तरीके से आप पूरे मुल्क में जो है, यानी पूरे इंडिया में उर्दू को फॉरेन लैंग्वेज का क्या कहते हैं ओहदा दे दें, यानी फॉरेन लैंग्वेज को करार दे दें, और हिंदी को जो है वो ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज करार दे दें पूरे इंडिया के लिए, जो कि खैर नहीं हो सका क्योंकि जो सर सैयद अहमद खान थे उनकी एक अनथक मेहनत थी उर्दू को बचाने। तो ये सारी चीज़ें हुई, और मैं साथ ही साथ बता चलूँ कि जब 1885 में ये बात करी गई, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आई कि हमें पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी भी चाहिए, लेकिन चूंकि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए ज़रूरी था कि कुछ एजुकेटेड लोग होते, लेकिन मुसलमानों में अफसोस इस टाइम के ऊपर ऐसे लोग नहीं थे, बहुत कम थे जो क्या कहते हैं आगे बढ़ सकें और इसको लीड कर सकें। तो फिर डेफिनेटली सर सैयद अहमद खान को समझ आ गया कि इस तरीके से नहीं बन सकती। उन्होंने बहुत सारी एजुकेशनल प्रोग्रेस करी और कोशिश करी कि किसी तरीके से वो आगे बढ़ें, और लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी पढ़ाई को शुरू कर सकें, ताकि जो है वो अच्छे अच्छे एक जगह के ऊपर चले जाएं। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली अच्छा, उसके बाद ही समझते हैं, कहते हैं, अगर थोड़ा सा पहले की मैं बात करूं कि मैं एक और चीज़ में इसमें ऐड कर दूं कि 1883 में गालिबन जो है वो 1883 में बिल्कुल 1883 के अंदर जो है वो सर सैयद अहमद खान ने, क्योंकि वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है वो मेंबर भी थे, उन्होंने बाकायदा इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको शायद पता हो कि 1861 के अंदर वापस से वादा किया गया था वार ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसके अंदर रिफॉर्म लेकर आएंगे और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी लेकर आएंगे। वही इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर भी थे, और इन्होंने बाकायदा जब इलेक्शन होने वाले थे उसके बाद, तो उसके लिए एक बड़ी रिमार्केबल स्पीच दी, जिसमें उन्होंने बताया, इसमें बाकायदा स्पीच के अंदर ये बोला कि देखें, हम ये जो इलेक्शन का आप लोग इख्तियार लेकर आ रहे हैं, या इलेक्शन का जो करवाना चाह रहे हैं, तो प्योर इलेक्शन उसी सूरत में हो सकते हैं जब या तो कोई एक नस्ल रहती हो किसी एक मुल्क में जो कि आपके जो है वो रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि ऐसी रिप्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है कि क्योंकि मेजॉरिटी में लाजमी सी बात है हिंदू थे, तो हिंदू खुद ही जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे और सारे हिंदू आ जाएंगे, तो जो दूसरी जो भी क्रीड्स हैं या रेसेस हैं, जो कि या तो कास्ट सिस्टम में कह लें, क्योंकि वहाँ पे भी हिंदुओं में भी ब्राह्मण आ जाते थे और नीचे वाले बेचारे ऑप्रेस्ड ही रहते थे हमेशा, और मुसलमान हैं और दूसरी अकीदे वाले लोग हैं, तो ये नहीं आ पाएंगे ऊपर। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं की है। तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन डायरेक्टली जो हिंदुओं की फेवर में चला जाएगा और बाकी जो है वो ऑप्रेस रह जाएंगे। तो आपको अगर इलेक्शन करवाना भी है तो इलेक्शन कुछ इस तरह से हो कि जिसमें हर किसी की एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन हो, हर कोई अपने अपना पार्ट जो है वो प्ले करे, यानी मुसलमानों का एक अलग कोटा हो, हर किसी का एक अलग कोटा हो, ताकि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकें। ये उन्होंने 1883 में भी कहा बाकायदा, और एक बहुत इस तरीके की ये चीज़ें चलती रहीं, और आखिरकार जब आप कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने आखिरी अपनी जो स्पीच करी वो यही थी कि कहते हैं, मतलब अपने कुछ टाइम पहले अपने कहते हैं 1988 के अंदर भी उन्होंने एक स्पीच करी, इसमें उन्होंने यही बताया कि इंडिया में हम मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, हमें दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के मसले मसाइल आ रहे हैं उन मसले मसाइलों को हम जो है वो लेकर साथ नहीं चल सकते। और अल्टीमेटली 1898 के अंदर आखिरकार ये जो उर्दू का एक सिनेरियो था वो भी कहते हैं कि आगे गया, लेकिन जो सर सैयद अहमद खान की जद्दोजहद थी वो उनके इंतकाल के साथ ख़त्म हो गई, और 1988 के अंदर को दिसंबर के महीने में उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद दूसरे लोगों ने ज़रूर इस चीज़ को एक्सपीडिएट किया, लेकिन सबसे बात ये कहते हैं कि इतने बड़े एरा में 1867 से जो हिंदुओं ने करना चाहा था और 1898 तक के सर सैयद अहमद खान की खिदमत की वजह से उर्दू पूरे मुल्क से रिप्लेस होकर हिंदी नहीं आ पाई वहाँ पे उस वक्त तक के। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद 19 सेंचुरी ख़त्म हो जाती है और 20th सेंचुरी आ जाती है, और सबसे पहला काम जो प्रोमिनेंट इसके अंदर है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था कि बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो भी एक कहते हैं कि दो हमारे जो है एक ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल था, और एक असम स्टेट थी। तो क्योंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल बहुत बड़ा था, मतलब पूरा बंगाल बहुत बड़ा था, जो कि किसी भी गवर्नर के लिए पूरे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसको तोड़ दिया गया और वेस्टर्न बंगाल को अलग एक सूबा बना दिया गया, और ईस्टर्न बंगाल और असम को एक अलग सूबा बना दिया गया। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था,
मुसलमानों के लिए जो उनके दिमाग में उन्होंने एक तरीके कह लेंगे कहते हैं रोशनी डाली है, एक बल्ब जलाया कि री थिंकिंग का कि भाई हमें अलग होना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि जब ये दोनों अलग अलग हो गए, यानी ईस्टर्न बंगाल वेस्टर्न बंगाल अलग हो गया, एक प्रोविंस बन गया, और ईस्टर्न बंगाल और असम दोनों को मर्ज करके एक प्रोविंस बना दिया गया। तो उस वक्त के हिंदुओं ने एक स्वदेशी मूवमेंट चलाई। वो स्वदेशी मूवमेंट क्या थी कि इसको वापस से रीयूनाइट करें। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न बंगाल जो है वो प्योरली हिंदुओं की मेजोरिटी, तो हिंदू मेजोरिटी हो गई थी, और असम और ईस्टर्न बंगाल ये जो है वो आपकी मुसलमानों की मेजोरिटी थी। जिसके बाद क्या हुआ कि वो मुसलमानों के आप कहते हैं कि वो मुसलमान मेजोरिटी कहलाया, और ये हिंदू तो आपस में, क्योंकि हिंदुओं को पता चल गया कि इस तरीके से एक और मुसलमानों की मेजोरिटी का स्टेट कायम हो गई, एक प्रोविंस कायम हो गया, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और स्वदेशी मूवमेंट चलाई, और जो कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके घुटने टेकने पड़े, और उन्होंने वापस से उस पार्टीशन ऑफ बंगाल को रीयूनाइट कर दिया, यानी वेस्टर्न बंगाल के साथ ईस्टर्न बंगाल को उन्होंने ज्वाइन कर दिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसने लोग मुसलमानों को बताया कि कहते हैं कि इसका मतलब हमारे लिए ये अलग मुल्क लेना ही, या अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाना इवन, क्योंकि ये तो एज अ कांग्रेस आते हैं और अपनी चीज़ें मनवा लेते हैं, तो हमें अपनी पार्टी बनाना एटलीस्ट उस वक्त के मुल्क को कम सोचा गया था, लेकिन पार्टी जरूर था कि ताकि हमारी भी रिप्रेजेंटेशन हो और हम अपनी अपनी बातें किया करें गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग हम जो हमारे मुसलमान उस वक्त थे मुस्लिम इंडियंस, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये सोचा और फिर एक पार्टी की उन्होंने बुनियाद रखने की कोशिश करी। और इसके साथ ही फिर उससे अगले कहते हैं कि अगले ही साल 1906 के अंदर स्टार्टिंग में 1906 की आपकी एक शिमला डेपुटेशन हुई जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहलाती है। उसमें कोई 35 मुस्लिम लीडर्स जो कि सर आगा खान 3 ने उसको हेड किया था, वो गए और वहाँ के वाइसराय उस टाइम के लॉर्ड मिंटो से उन्होंने बातचीत करी, और उन्होंने उसमें अपने एक तरीके से कहते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव या अपनी एक पॉइंट्स रखे कि हमें जो है मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए अगले इलेक्शन रिफॉर्म में, और हमारा भी जो है वो पार्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर लॉर्ड मिंटो ने उनको एश्योर कराया कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी अगले रिफॉर्म्स के अंदर ज़रूर होगी। लेकिन उसी के साथ साथ दिसंबर के अंदर या कहते हैं एंड में दिसंबर, मुझे क्लियर मंथ शायद दिसंबर ही था जहाँ तक मुझे पता है, तो 1906 में ही एक अपनी मुसलमानों की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कयाम में वजूद में आई। और इसी के साथ ये जब वजूद में आई तो सबसे पहले इसकी जो रेजोल्यूशन पास की वो नवाब सलीमुल्लाह ने करी। नवाब सलीमुल्लाह ने क्या रेजोल्यूशन पास की कि जो है वो हमें एक मुसलमानों की, क्योंकि एक राइट्स हैं और उनको राइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड दैट्स व्हाई वी फॉर्म दैट पार्टी। और फिर उसके ऊपर वो रेजोल्यूशन पास हुई और फिर ये AIML बनी, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी कहते हैं, AML भी लोग कहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बात ख़त्म हो गई, और इसी के साथ एक और आपके उस वक्त थे, तो नवाब सलीमुल्लाह खान थे, और इसके साथ एक और आप कह लें एक और आप जो है वो बंदे आए, और उन्होंने भी, मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन उन्होंने भी क्या करा कि उन्होंने जो है वो भी कोई नवाब थे मेरे ख्याल में, उन्होंने अपनी पूरी प्रोविंशियल कमेटीज़ को जो है वो फॉर्म करा कि ताकि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो फैल जाए और वहाँ से अपनी रिप्रेजेंटेशन लाए। अच्छा, ये चीज़ें हुई, और इसी के बाद उससे अगले साल के अंदर आप कह लें क्या कहते हैं बल्कि 1906 में ही दिसंबर का ही महीना था, यानी इससे पहले शायद मेरे ख्याल में जो है वो आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी होगी, लेकिन 1906 में ही बनी थी। तो उस वक्त 22nd आप कहते हैं कांग्रेस का सेशन हुआ, जो कि कलकत्ता में हुआ, और वहाँ पर एज अ बम्बई प्रोविंस के जो डेलीगेट हैं, एज अ डेलीगेट ऑफ बम्बई प्रोविंस जो है वो एक इंसान ने शमूलियत इख्तियार करी, और वो इंसान जो था वो इंसान थे आपके हमारे जो अभी कहने का कहते हैं कि जो कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने जो है उस वक्त इस आपके कह लें इस सेशन के अंदर एज अ मुंबई प्रोविंस डेलीगेट जो है वो शमूलियत इख्तियार करी। और चूँकि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम सभी तकरीबन जानते हैं, तो जिन्ना साहब ने उस वक्त जो थे वो बाहर से पढ़कर आए थे, उनका भी इन्फ्लुएंस जो है पढ़ाई की तरफ था, सर सैयद अहमद खान की तरह वो भी ब्रिटिशर्स के साथ हुआ करते थे, और उनके भी खैर दोस्त जो थे वो इंडिया मुस्लिम्स और हिंदू दोनों सब हुआ करते थे। लेकिन फिर भी क्योंकि वो कांग्रेस के मेंबर थे, उसी वक्त वो बने थे कांग्रेस के मेंबर 1906 में ही, तो वो लेकिन फिर भी मुसलमानों को सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि वो खुद भी एज अ मुस्लिम जो है वो थे, तो मुसलमान थे, तो लाजमी सी बात है वो मुसलमानों को सपोर्ट किया करते थे। तो उन्होंने उस कांग्रेस के सेशन के अंदर भी ये बात रखी कि मुसलमानों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए,
और मुसलमानों की एक और बात रखी कि वो मुसलमानों का वक्फ, यानी कि जो मुसलमानों का कोटा है वो भी वक्फ कर देना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, कि ताकि उनको वो अपनी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ये उन्होंने 1906 में खुद भी जो है वो आपके उस कांग्रेस के सेशन में उन्होंने बात की। तो यही सब कुछ हुआ। और मैं समझता हूँ, कहते हैं कि इसके बाद की जो भी बातें हैं, क्योंकि जब अब कांग्रेस की बात आ गई और मोहम्मद अली जिन्ना की भी बात आ गई, तो डेफिनेटली इसके बाद एक टाइम आया फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो फिर आपकी प्रॉपर इन्विटेशन के साथ प्रॉपर मेंबरशिप, यानी कह रहे हैं मेंबर बन गए वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद उनकी वो जद्दोजहद, और उसके बाद मुसलमानों के और साथ में क्या मसले मसाइल हुए, क्या इवेंट्स हुए, वो हम इससे आगे डील करेंगे। तो अभी तक के जो आज हमने कवर कर लिया, वो उस 1857 के बाद से लेकर 1906 तक के हम कवर कर चुके। यानी आखिरी चीज़ 1906 में अगर मैं बोलूँ तो उस कांग्रेस सेशन था, और उस कांग्रेस सेशन के बाद ही बस एएमएल बन चुकी थी, यानी अवामी अवामी कह रहा हूँ, सॉरी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और 1857 के बाद से जो हमने चीज़ें बताई हैं, उसका ओवरलुक यही क्या कहते हैं कि सबसे मेन चीज़ की उर्दू थी, जो कि उर्दू का ही मसला खड़ा हुआ जिससे सबको पता चला। और फिर उर्दू के बाद जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा कहते हैं कि एक चीज़ समझ आई कि हाँ, हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी अलग चाहिए। और फिर यही रीजन चलते गए कि हमें इंडिपेंडेंस को हमें समझ आई। और फिर आगे और प्रोमिनेंट फिगर्स के नाम आएंगे, तो मोहम्मद अली जिन्ना का आ गया, आने वाले वक्तों में हम और भी देखेंगे कौन कौन थे इसके अंदर शामिल थे। तो और वो जो नाम मैं उस वक्त भूल गया था, नवाब सलीमुल्लाह के बाद मुझे भी याद आ गया, वो नबीउल्लाह थे। सलीमुल्लाह के बाद जो नबीउल्लाह थे, जिन्होंने प्रोविंशियल कमेटीज़ का कहने का कहते हैं अपने इख्तियार दिए थे, और वो सब पूरे इंडिया में बनाई थी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर इसके आगे हम अगली वीडियो में